हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे न्यू एनसीईआरटी जो 2025-26 में छपी है, उसका क्लास 6 चैप्टर 8 विविधता में एकता या एक में अनेक शीर्षक है। विविधता में एकता भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत के भूभाग जो वर्तमान में है उसमें कितनी विविधताएं हैं, विविधताएं होते हुए भी भारत एक कैसे है और हम कैसे उन विविधताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन विविधताओं की विशेषताएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हो सकती हैं। इसके अलावा इस शब्द को हम अपने निबंध में, अपने प्रश्नों के उत्तरों में इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, हमें इन सब की जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। तो सबसे पहले ये चैप्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कथन से स्टार्ट होता है। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक फूलों के गुलदस्ते की भांति इस अनेकता में एकता को महसूस करते हैं। जैसे आप बाजार में जाएं और कई फूलों से बने हुए किसी एक गुलदस्ते को खरीदें तो गुलदस्ते की खूबसूरती बढ़ जाती है, बजाय कि जब एक गुलदस्ते में एक ही प्रकार का फूल लगा हो। यदि इसी प्रकार से श्री अरविंद जी कहते हैं, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है। यानी ये कोई नई बात नहीं रही है, भारत में यह स्वाभाविक तौर से हमेशा से रहा है और इसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। इसके आगे हम अब देखेंगे जहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी की खूबसूरती ये है कि वो पहले ही पृष्ठ पर इस बात की चर्चा कर देते हैं कि हमें इसमें किन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिखा गया है जिसकी तलाश हम इस चैप्टर में करेंगे। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? दोस्तों, विविधता में एकता का क्या अर्थ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, रिटन एग्जाम में आ जाता है, इंटरव्यू में भी आ जाता है। भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? हमें इस प्रश्न का जवाब इसमें मिलेगा। भारत की विविधता में कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करें। समृद्ध विविधता। यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान, भोजन का भी अनुभव करेंगे। यानी यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हो तो आप आसपास के भूभाग को तो देखते हैं कि आप अचानक खेत आया, फिर आगे बढ़ते गए छोटी झाड़ियां आ रही हैं, फिर जंगल आ गए, फिर अगर ट्रेन दूर तक आप सफर कर रहे हैं तो पठार आ रहे हैं, कहीं पर्वत आ रहे हैं, कहीं टनल आ रहा है। ये भी प्रकार की विविधता ही है। और उसी प्रकार से देखेंगे आप ट्रेन में आसपास कोई जो है पैंट शर्ट पहना है, कोई दूसरे कुर्ता पैजामा पहना है, कोई पैजामा और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ है।
महिलाओं में आप देखेंगे कि वो अलग अलग परिधान पहने हुए हैं, अलग अलग आभूषण पहने हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने चुन्नी को लिया हुआ है। अगर खाने का समय हुआ है तो लोगों के जब भोजन अपना ट्रेन के डिब्बे में खाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई सब्जी पूड़ी लाया है, कोई बड़ा पराठा लाया है, कोई चूरमा लाया हुआ है, तो यानी अलग अलग भोजन भी लाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं भी सुनेंगे। कोई उड़िया बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है। और अगर आप लिखावट देखेंगे तो लिखने के तरीका भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यदि भारत की समृद्ध विविधता यही भारत की समृद्ध विविधता है दोस्तों, यही भारत की समृद्ध विविधता है, जिसमें हम हर चीजों को बदलते हुए देखते हैं, फिर भी हम एक डिब्बे में बैठकर सफर कर रहे होते हैं। सामान्यतया यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। दोस्तों, यूरोप में ऐसे देश आप देखेंगे कि वहाँ के देश बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, और वहाँ पे जो देश बनाए गए हैं भाषा के आधार पे या फिर नस्ली आधार पे, ज्यादातर भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। एक ही रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, एक ही नस्ल के होंगे, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, मोस्टोनिया, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रेंच, तमाम प्रकार को। लेकिन भारत ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भूभाग में विविधता है, तो भी भारत एक है। आगे बढ़ेंगे। 1.4 अरब से भी अधिक 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग। इसको आप याद रखें कि भारत में लगभग 18% जनसंख्या भारत में रहती है। इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों में 4,635 समुदाय का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जाता है। आइए पता लगाएं। विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। विविधता में एकता का अर्थ क्या है, ये सवाल आ गया। अब इसका जवाब हम आगे मिलेगा। हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें या व्यक्त करें, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। भोजन, सभी के लिए भोजन। आप में कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों न सही किंतु हजार प्रकार के व्यंजनों पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। अब इसमें लिखा है चित्र 8.1 को आप देखिए। ये है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनाजों और दालों के कुछ उदाहरण। साउथ इंडिया से अगर हम बात करें, कोल्लम चावल चावल केरला में है, बाजरा आप देखें कर्नाटका साइड में, पोन्नी चावल तमिलनाडु, सोना मसूरी सोना मसूरी है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मक्का
मक्का, बाजरा, छोले चना, अरहर दाल, ज्वार, बासमती, लोबिया, राजमा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत के विभिन्न भूभाग में विभिन्न प्रकार के अनाज, इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियों, तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार अनगिनत व्यंजन पकवान बनाए जा सकते हैं। वस्त्र एवं परिधान। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। दोस्तों, आप देखेंगे भारत के पूरे भूभाग में अलग अलग प्रकार के परिधान चलते हैं ना। राजस्थान के लोग अलग कपड़े पहनेंगे, जम्मू कश्मीर के अलग कपड़े पहनेंगे, यूपी के लोग अलग कपड़े पहनेंगे, गुजरात के अलग, महाराष्ट्र के अलग, कर्नाटका अलग, गोवा अलग, तमिलनाडु अलग। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग परिधान भी विकसित हुए हैं। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान साड़ी। यह मुख्यतः कपास या रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। बनारसी, कांजीवरम। बनारसी साड़ी आप सुनते होंगे, बहुत फेमस है। कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूंगा, मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। बनारसी, कांजीवरम, पाटन, पटोला, मूंगा, मैसूर। सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र के सैकड़ों प्रकार के रूप होते हैं। इन्हें बुनाई और डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई रंगों से उत्पन्न होती हैं। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी बीसीई वैशाली, आज के बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति से बनी साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, वैशाली बिहार में प्राप्त हुआ साड़ी पहने हुए एक स्त्री की कोरी हुई मूर्ति। ये साड़ी पहनी हुई है, वैशाली से प्राप्त हुआ है। साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करती है, व्याख्या कीजिए। तो साड़ी का एकता ये है कि प्राचीन काल से आप देख रहे हैं भारत में कई क्षेत्रों में साड़ी पहनी जाती है। विविधता ये है कि उनकी डिजाइन, उनके छाप, उनके बनावटी, उनके पहनने के तरीके ये सब अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल कोर है साड़ी बिना सिले हुए, तो वो एकता को दिखाता है। रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के कुछ उदाहरण। फिर ध्यान रखें, बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों के कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। उकेरी गई आकृति एक डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई हो या पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका, अन्य सामग्री की बनी हो सकती है। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंततः
यह एक प्रकार का परिधान है, साड़ी। फिर आइए, ये आप देख रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, महिला साड़ी पहनी हुई है। इसका इस्तेमाल पानी से मछली पकड़ने किया जा रहा है। यहाँ पे उसमें राशन लिया जा रहा है। महिलाएं साड़ी का प्रायः एक परिधान के अतिरिक्त अन्य सभी अन्य प्रकार से भी उपयोग करती हैं। विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विभिन्न तरीकों से देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती हैं। आइए पता लगाएं, क्या आप ऊपर दिए गए चित्रों में पहचान सकते हैं साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं साड़ी का प्रयोग कैसे। जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े या उपयोगों को ध्यान रखते हुए विभिन्न रूपों की सूची तैयार करिए। त्योहारों की विविधता। भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्योहार एक ही समय पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का क्या है, सूचक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। मानचित्र लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्योहार के विभिन्न नामों को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं, जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी, खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहीं असम में बिहू बोलते हैं। आप देखें इधर जम्मू कश्मीर का इलाका है, शिशुर संक्रांति, माघी लोहड़ी ये पंजाब में, उत्तरायण गुजरात में, मकर संक्रांति महाराष्ट्र में, मकर संक्रमण यही कर्नाटका गोवा के पास, मकर बिल्लागु केरला, पोंगल तमिलनाडु, पेड्डा पंडुगा मकर संक्रांति, पौष संक्रांति। तो एक ही पर्व है 14 जनवरी का, उसके नाम अलग अलग हैं। फिर आता है महाकाव्य का विस्तार। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य में ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है। पंचतंत्र की किताब आती है जिसमें नैतिक शिक्षा लिखा गया है। मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं को माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह में महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। पंचतंत्र जो है, इसका जो मूल किताब थी वो संस्कृत में थी और 2200 वर्ष पुरानी है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है, परंतु इसी का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके आज सभी भारतीय पढ़ते हैं। वास्तव में तो आप देखें, पंचतंत्र एक किताब है लेकिन विविधता अलग अलग भाषाओं में छाप के आ गई। कहानियों का मर्म एक है, भले ही वो देखने में अलग अलग लगती हैं। यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों, यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। इस क्रम में इन कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं। समझ रहे हैं आप कि ये दोनों मूल संस्करण इनका जो था वो संस्कृत में है और 7000 पृष्ठों में समाहित है, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाइयों कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण
और हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं, लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये आप देख सकते हैं, माता सीता को रावण उठा के ले जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं महाभारत का प्रश्न प्रचलित किया हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दो सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्यों का भारत और भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। इसके साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने एक सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूप को पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। वास्तव में बहुत से समुदाय में रामायण और एवं महाभारत के अपने संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजातीय समुदाय के संदर्भ में ये विषय विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय के क्षेत्र कश्मीर भी समृद्ध है कि अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ये जनजाति रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए। इसके साथ ही एक किंवदंतियां भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन, चचेरे भाई उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए। तो आप देख रहे हैं जो कहानियां यहाँ बनाई गई हैं, कई जनजातियों ने इस बात को भी अपने से जोड़ने की कोशिश किया कि जो महाभारत की कहानी है वो हमें हमारी ही कहानी है, क्योंकि जो पांडव हैं या फिर जो द्रौपदी है, जो शत्रुघ्न है, वो हमारी जनजातियों से संबंधित रखते हैं। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 126 उल्लेख किया था, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों। और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य इस सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। पंच पांडव। तमिलनाडु के नीलगिरी जंगल में पंच पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर इरूला जनजाति, आप याद रखें, इरूला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। इरूला जनजाति कहाँ पाई जाएगी? तमिलनाडु में, नीलगिरी पर्वत के पास में इरूला जनजाति पाई जाती है। दोस्तों, इसी महाकाव्य में भी हम देख रहे हैं कि जैसे रामायण और महाभारत है, तो रामायण महाभारत की जो मूल कथा लिखी गई वो संस्कृत में लिखी गई, लेकिन फिर उनको अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया और क्षेत्रीय स्तर पर उनका क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरण किया गया। तो जो वहाँ की जनजातियां थी, उन्होंने अपने से उसको लिंक करना शुरू किया। यही वजह है कि आप जब दोनों महाकाव्यों को पढ़ोगे, भी भारत घूमोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई जगह ही नहीं बचा है जहाँ रामायण महाकाव्य के जो मुख्य पात्र हैं वो गए ना हो। तो इससे हमें ये मिलता है कि अनेकता बहुत है, यानी अन्य अन्य भाषाओं में, अन्य अन्य कहानियों में रामायण महाभारत के पात्र दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है रामायण महाभारत का, जिनसे हमें जो सीखने का मिलता है वो एक है, और वो वही है जो संस्कृत की का मूल अर्थ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनेक में भी एक है, विविधता में एकता का उदाहरण है। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं,
में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है। भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। यानी हम ये जो भारतीय संस्कृति है वो विविधता को संपन्नता के रूप में देखती है, लेकिन इसके बीच जैसे मान लीजिए पेड़ है, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, विविधता है, लेकिन उसमें अंतर्निहित एकता क्या, ये जो मुख्य पेड़ की शाखा है इसको नहीं बोलते, ओझल नहीं होने देते। आगे बढ़ने से पहले भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहारों और परंपराओं की विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित विविध भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि विविधता विभाजित में आपको समृद्ध करती है। दोस्तों, आगे इसमें हम कुछ सवाल दिए हुए हैं, हम सवाल को पढ़ते हैं, फिर आप विचार कीजिए। पाठ के आरंभ में दिए गए दो उदाहरणों पर चर्चा कीजिए। पंचतंत्र की कुछ कहानियां चुनिए, चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक है। आप अपने क्षेत्र से कुछ लोक कथाएं एकत्रित कीजिए, उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है? यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति, कोई चलचित्र भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें कुछ इस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। एक बहुत ही छोटा ही चैप्टर था, बस एक शब्द को समझाने की प्रयास किया गया कि विविधता में एकता क्या है। क्योंकि आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे, जब भी आप निबंध लिखेंगे, जब भी आप भारत की बात करेंगे, जब भी आप भारत की पॉलिसी की बात करेंगे, तो आपको इस लाइन को याद रखना पड़ेगा कि भारत में एक समान नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। उसके अनुसार ही आप भारत के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके साथ ही भारत की टेरिटरी अलग अलग है। यहाँ पे 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो ऐसे में आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो आप एक जैसी पॉलिसी हर ट्रेन के लिए, हर टेरिटरी, हर एक क्षेत्र के लिए नहीं बना सकते। तो ये यहीं तक था। धन्यवाद।